पर आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपने अपने स्कोर को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने दिया। अभी भी आप एक बहुत अच्छे स्कोर के साथ हैं। मतलब आपका मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि आप जो सब्जेक्ट सब मतलब सुबह सबसे पहले जो काम करते हो ना, वही आपका मतलब डे डिसाइड करता है। बट अगर थोड़ा बहुत लो आता है तो मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट है, आपने कुछ खराब काम करा होगा जिसके कारण अच्छा नहीं आ पाया, कहीं टाइम वेस्ट करा है। अच्छा, आपकी एज ग्रुप के बच्चों के पास ना डिस्ट्रैक्शंस के बहुत सारे साधन हैं, कह सकते हैं। मोबाइल फ़ोन जिसमें सबसे मेजर है, और उसके बाद में अगर बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए तो घूम ही जा रहे हैं। हम पता चले हम क्लास के बाद घूम रहे हैं या हमें टाइम मिल गया थोड़ा एक्स्ट्रा उसमें घूम रहे हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह, और नीट के रिजल्ट आने के बाद एक सभी स्टूडेंट्स की जर्नी जानने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि सक्सेस तो एक ही है लेकिन उसके पीछे की कहानी सबकी बिल्कुल अलग होती है। तो चलिए वेलकम करती हूँ आज के हमारे गेस्ट का, जिनका नाम है कृतिक जैन। कृतिक, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। कृतिक, आफ्टर रिजल्ट की खुशी कैसी है? फैमिली में कैसा माहौल है? सब बहुत ही खुश है एकदम। हाँ, सब एक्सपेक्ट तो यही कर रहे थे, जितने मार्क्स आ रहे थे उस हिसाब से। तो सही चल रहा है सब। ओके, फैमिली में कौन कौन है और कौन क्या करता है? फैमिली में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मेरी दादी है और मेरी 2 बड़ी बहनें हैं। पापा क्या करते हैं? पापा बिजनेसमैन है, मेडिकल होलसेलर का काम है। ओके। एलन के साथ कब से हो? कितना समय हो चुका है? मैं एलन में 8th क्लास से हूँ, 2021 से ज्वाइन करा हुआ है एलन मैंने। 5 8th ईयर। क्लास से हो हाँ, आप? कितना समय? आई थिंक 5 साल हो गए? हाँ, 5 ईयर क्लास में स्टूडेंट। इतना अर्ली कैसे जॉइन किया? किसने गाइड किया था? एक्चुअली मेरी जो बहन है वो भी एमबीबीएस ही परस्यू कर रही है और उसने भी एलन से ही करा था। तो उनने एडमिशन लिया था 2020 के अराउंड। तो उसके बाद 2021 में मुझे कुछ प्री फाउंडेशन कोर्स करना था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि जल्दी प्रिपेयर करेंगे तो थोड़ी हेल्प, एक एज मिलती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जेईई और नीट में। तो उनने मेरा पहले एडमिशन करा दिया। ओके, तो आई थिंक ये आपके लिए जो रास्ता है एलन वाला और नीट वाला, वो दीदी के थ्रू खुल गया है। हाँ। दीदी फिलहाल कौन से कॉलेज में है? वो जामनगर मेडिकल कॉलेज में है। क्या बात है, बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी आपको दीदी से। हाँ। नोट्स काम आए दीदी के? हाँ, थोड़े बहुत। ओके, अच्छा, दोनों बहनें बड़ी हैं आपसे? हाँ। बहुत डांट खाई है कभी, या बहुत प्यार मिला है छोटे भाई वाला? नहीं, छोटे में तो लड़ाई-वड़ाई भी बहुत हुई है। अभी थोड़ा सही है। अभी थोड़ा सही है। ओके। अच्छा, अपनी जर्नी को कैसे देखते हो? अ, बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब इतना लगा नहीं मैं इतना मेहनत कर लूँगा, ये सब पुल थ्रू कर लूँगा, पर आज सब कुछ देख रहा हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। नीट के अलावा भी कोई एग्ज़ाम दिया है नेशनल लेवल का आपने? हाँ, मतलब टैलेंट टेक्स और भी नॉर्मल एसओएफ ओलंपियाड्स और ये सब। दिए हैं। हुँ। स्पोर्ट्स में क्या करना पसंद है? स्पोर्ट्स में मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मतलब क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी आईपीएल और ये सब होता है तो देखते हो टीवी? हाँ, मतलब नीट से पहले तो मैं ज़रूर देखता था, मतलब पूरा मैच तो नहीं देख पाता था, पर थोड़ा बहुत देखता था। नीट प्रिपरेशन के दौरान मैं सिर्फ मतलब ऑलमोस्ट स्कोर कार्ड ही देखने लग गया था। ओके। अच्छा, इतना अच्छा स्कोर करने के लिए कृतिक कितनी मेहनत लगती है? आपने रोज़ कितने घंटे पढ़ाई करी? कैसे अपना रूटीन डिसाइड किया? देखिए, रूटीन तो सबका मेरे हिसाब से अपना-अपना होता है और जो सबको बेस्ट सूट करता है वो ही करना चाहिए। मेरा रूटीन तो ऐसा था, क्लासेस मेरी 2 से 8 होती थी, तो 6 घंटा एकदम क्लासेस लेके मैं घर आ जाता था। मेरे को ट्रैवलिंग में थोड़ा आधा घंटा लगता था, क्योंकि मेरा घर थोड़ा दूर था, तो 8:35-45 तक मैं घर पे पहुँच जाता था। फिर 9:30 तक मैं खाना-वाना खा के सब कुछ रेडी हो जाता था, एंड 10 मतलब आधे घंटे में जो भी क्लास में पढ़ा है वो थोड़ा बहुत ब्रीफ में देख के सो जाता था। एंड सुबह 4 से 5 बजे, मतलब डिपेंडिंग कितना पढ़ना है आपको, तो ज़्यादा आप पढ़ना मॉर्निंग है। में पढ़ना पसंद करते हो? हाँ, 4 से 5 बजे उठ के मैं चालू करता था सबसे पहले फिज़िक्स, क्योंकि मतलब मैंने ट्राई करा था बायो पढ़ने का, पर फिर उस टाइम नींद और आने लग जाती थी बायो क्योंकि बायो में पढ़ते-पढ़ते। याद करना पड़ता है तो बोर हाँ, हो जाते हैं। मतलब आपका मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि आप जो सब्जेक्ट सब मतलब सुबह सबसे पहले जो काम करते हो ना, वही आपका मतलब डे डिसाइड करता है। अगर सुबह ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई, तो ऑलमोस्ट पूरे दिन मेरी पढ़ाई ही नहीं हो पाती थी। तो सुबह ओके। मैं ट्राई करता था जो मैं अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करूँ, ताकि पूरे थ्रू आउट द डे अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी बनाए रखूँ। तो मैं फिज़िक्स करता था सबसे पहले 2 घंटे, एंड फिर 7 ओ क्लॉक तक मैं थोड़ा ब्रेक लेता था, एंड कुछ 15 मिनट का ब्रेक के बाद मैं बायो चालू करता था। बायो डिपेंडिंग कितना पढ़ना है, क्या क्लासेस में क्या मतलब कितना चल रहा है, कितना पढ़ा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ता था 2-3 घंटा, एंड फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके वापस से केमिस्ट्री पढ़ के 12 बजे तक पूरा रैप अप करता था, 12-12:15 तक, एंड फिर लंच के लिए जाता था।
एंड फिर मैं 1 o'clock से एलन में जाने की तैयारी में, नहाना धोना और वो सब। ओके 1:30। ओके। अच्छा, आपने बीच में कहा कि ब्रेक्स भी आप लेते थे कंटिन्यू। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि एक साथ 5 या 6 घंटे बैठ के हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ब्रेक्स लिए जा सकते हैं? तो हाँ। ब्रेक्स आप कैसे प्लान करते थे हर एक सब्जेक्ट के बाद? हाँ, मतलब कभी कभार ऐसे मान लो कि कभी कुछ एफिशिएंसी नहीं मिल रही, मेरे को पता चल रहा है कि और नहीं पढ़ा जा रहा, तो मैं थोड़ा-सा ब्रेक ले लेता था। उस ब्रेक में मेरे को जो भी स्नैक्स खाने होते थे या फिर थोड़ा म्यूज़िक सुन लेता था, तो बस ये सभी। हो जाता है। हुँ। क्या जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका होमवर्क करना घर पे आके इनफ होता है? आप भी वही करते थे या फिर उसके अलावा भी आप कुछ एक्स्ट्रा ऐसे दिमाग में लेके चलते थे कि अभी मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है तो अब मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ, या जो भी एक्स्ट्रा बुक्स थ्रू आउट ईयर आपको मिलती है एलन में वो भी पढ़ लेता हूँ, कैसे करते थे? देखिए, स्टार्टिंग में तो सबसे पहले तो आपका होमवर्क करना होता है, वो आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। पहले आप क्लास रिवाइज़ करोगे, फिर उसका होमवर्क करोगे। होमवर्क के डाउट्स होंगे तो आप वो क्लास से सर से पूछोगे। बाकी अगर एक्स्ट्रा टाइम बचने के बाद आपको मतलब आपका कुछ अगर बैकलॉग है, थोड़ा बहुत रह गया है कुछ या अच्छे से नहीं हुआ है, वो सब चीज़ों पे फोकस करोगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लोगे आप उस टाइम में। डाउट्स आते थे तो जैसे अब आप पढ़ रहे हो सुबह हुँ। सुबह उसी टाइम पे आप लिख लेते थे कि आज मुझे क्लास में जाके क्या पूछना है, या डाउट काउंटर पे जाके क्या पूछना है? नहीं, हमारे क्या होता था, जैसे होमवर्क होता मतलब टीचर्स होमवर्क देते थे, मॉड्यूल के क्वेश्चंस देते थे। आपने मॉड्यूल के क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट वैसे ही देते थे जो नोट्स में कराते थे। हाँ, तो आप पहले क्वेश्चन करते थे, क्वेश्चन में डाउट आता तो एक बार नोट्स खोलते थे, फिर वापस से क्वेश्चन की अटेम्प्ट करने की कोशिश करते थे। अगर वो क्वेश्चन नहीं हो पाता था तो आप वो टीचर से मैं सर्कल कर लेता था और अपने टीचर से जाके क्लासरूम में जब डिस्कस होता था नेक्स्ट डे, वहीं पे पूछ लेता था। ओके, क्लासरूम का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? 5 साल एलन क्लासरूम में बिताए हैं आपने। बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए इस जर्नी में? हाँ। पीयर ग्रुप कैसा था आपके साथ? पीयर ग्रुप तो मेरा मैम बहुत ही अच्छा था। मतलब फ़ॉर्च्युनेटली मेरे को बहुत ही अच्छे दोस्त मिले जो मेरे को गाइड करते रहे, हेल्प करे, मोटिवेट करे और मतलब एज़ इन अ वे कि सब कुछ मतलब सब एक साथ ही प्रोग्रेस करें। ओके, एक दूसरे की गलतियों से भी सीखते हैं? हाँ, ऑब्वियसली। मतलब हम क्या करते थे जब भी माइनर टेस्ट होता था, हम लोग बेंचेस मतलब एलन के नीचे हमारे बेंचेस होती थी, वहाँ पे सब बैठ के पेपर के स्कोर कैलकुलेट करने लग जाते थे। वहीं पे डिस्कशन? हाँ, और वहीं पे पे डिस्कस कर रहे हो? ओके। अच्छा, आई थिंक टेस्ट के बाद में टीचर्स के साथ भी एक मीटिंग होती है। हुँ। उस मीटिंग में क्या कुछ डिस्कशंस होते हैं टीचर के साथ, और उससे क्या इम्प्रोवाइज़ करने का मौका मिलता है एक स्टूडेंट को? मतलब कभी-कभार क्या होता था, जैसे कुछ ऐसी गलतियाँ होती थी जो आप मतलब आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे। वो आपके टीचर्स आइडेंटिफ़ाई करके बता देते हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो। वो 1 टू 1 मीटिंग में ही हो पाता है। वो क्लासरूम में आप डिस्कस करोगे तो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। आप 1 टू 1 मीट करोगे तभी टीचर से डिस्कस हो पाता है। कभी-कभार सर देख के बताते हैं कि आपके इस सब्जेक्ट में मतलब जो क्या बोल सकते हैं कंसिस्टेंटली लो स्कोर आ रहा है। तो वो देख के बता सकते थे कि आप क्या इम्प्रूव करो, बायो थोड़ा टाइम बढ़ा दो, कैसे अटेम्प्टिंग में क्या प्रॉब्लम है, वो सब देख के सॉल्व करने में हेल्प करते थे। ओके। मॉक टेस्ट देने में मज़े आते हैं? क्योंकि हमने स्टूडेंट से सुना है कि उन्हें एक बेहतर आइडिया मॉक टेस्ट के बाद ही लगता है। मैं कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा हूँ और उसकी परफॉर्मेंस मेरी क्या चल रही है, वो मॉक टेस्ट से आइडिया लगता है? हाँ, ऑब्वियसली मतलब आपको जैसे एलन हर 21 दिन में एक माइनर टेस्ट ऑर्गेनाइज़ कराता है, वो आपका बस फीडबैक होता है कि मतलब आपने 21 दिन में क्या कैसे तैयारी करी, जो पढ़ाया क्लास में आपने सही में पढ़ा, कैसे करा, वो फीडबैक बताता है आपको। अगर आपका अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो येस यू आर डूइंग ग्रेट, बट अगर थोड़ा बहुत लो आता है तो मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट है, आपने कुछ खराब काम करा होगा जिसके कारण अच्छा नहीं आ पाया, कहीं टाइम वेस्ट करा है, तो वैसे है। अच्छा, आपकी एज ग्रुप के बच्चों के पास ना डिस्ट्रैक्शंस के बहुत सारे साधन हैं, कह सकते हैं। मोबाइल फ़ोन जिसमें सबसे मेजर है, और उसके बाद में अगर बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए तो घूम ही जा रहे हैं हम, पता चले हम क्लास के बाद घूम रहे हैं या हमें टाइम मिल गया थोड़ा एक्स्ट्रा उसमें घूम रहे हैं। तो कैसे इन चीज़ों को कम करना चाहिए? जैसे मैं तो पर्सनली मैं घर पे ही रहता था, तो वहाँ पे मेरे पास कॉन्स्टेंटली एकदम मॉनिटरी के लिए मेरी बहनें, मेरे पेरेंट्स रहते थे, मेरी दादी ओके, रहती थी। वो ओके। मेरे को कॉन्स्टेंटली मतलब मॉनिटरी कर रहते थे कि मतलब मैं क्या कर अगर रहे हो? कुछ कहाँ जा रहे हो? किससे बात हाँ, कर रहे हो? तो एक वहीं पे रिस्ट्रिक्शन आता था कि आप ऐसा ज़्यादा नहीं करो। जैसे अगर मान लो कभी मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब पढ़ा ही नहीं, 1-2 घंटे ऐसे ही चले गए, तो मेरे पेरेंट्स मेरे को एकदम बोलते थे कि आप जाओ पढ़ो, तो वैसे रहता था। बाकी मेरे दोस्त तो बहुत ही अच्छे थे, वो खुद भी बहुत ही पढ़ते थे एंड बात भी होती तो पढ़ाई की करते थे सिर्फ ऑलमोस्ट। मतलब सारी बातें पढ़ाई के अराउंड ही हो रही है। हाँ। ओके, इसीलिए कहते हैं कि दोस्त हमेशा सोच समझ के चूज़ करने चाहिए।
ओके, अच्छा क्लासरूम में कभी मस्ती भी की है? कृतिक ने बहुत शैतानियाँ करी है? ना मतलब बहुत तो नहीं, पर थोड़ी बहुत तो कर रही है। एलन, क्लासरूम में एक फैकल्टी का अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसा बॉन्ड होता है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि मैं जब सुबह पढ़ता था तो मैं बायो से स्टार्ट नहीं करता था क्योंकि मैं बोर हो जाता था। वैसे ही अगर कोई ऐसे पढ़ा रहा हो कि आप बोर हो रहे हो तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो हमने मोस्टली देखा है हमारे फैकल्टीज़ बड़े इंटरेक्टिव वे में स्टूडेंट्स के साथ अपना कोई भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन ही क्यों ना हो वो अच्छे से सॉल्व करा दे रहे हैं। तो कैसा माहौल होता है और एक फैकल्टी से एक स्टूडेंट का बॉन्ड कैसे बन जाता है? जैसे आप बता रहे थे, जैसे कोई टॉपिक आ जाता है बहुत ही बोरिंग होता है, बायो में स्पेशली ऐसे नींद आने लग जाती है। तो ऐसे हमारे टीचर्स ऐसे नहीं होते थे कि मतलब कॉन्स्टेंटली बस पढ़ाई जा रहे हैं। मतलब सर को पता चलता था कि कहाँ बच्चे थोड़ा अब बोर हो रहे हैं, तो उस टाइम सर थोड़ा बहुत रोक के थोड़ा हंसी मजाक कर लेते थे, जिससे सब लोग थोड़ा बहुत मूड लाइट अप हो जाता था सबका ही। तो फिर वापस से वहीं पे रिज्यूम करते थे पढ़ाई। तो ऐसे एकदम ही बोर नहीं होने वाली हालत में तो नहीं रखते थे हमारे सर। ओके, कभी बैकलॉग रहा है आपका? हाँ, मतलब 11th में थोड़ा बहुत हो गया था। 11th में किस वजह से हो जाता है वैसे बैकलॉग? क्लासेस मिस किए आपने? एक्चुअली मेरे को डेंगू हो गया था उस टाइम, तो 10 दिन की क्लासेस मेरी मिस हो गई थी। तो फिर उसको करने के लिए तो सबसे पहले तो मैं करंट पे फोकस करा। एक बार भूल गया जो हो रहा है कि हो रहा है वो एक बार भूल गया। करंट पे फोकस करा, करंट पे एक बार थोड़ी ग्रिप बनाई, क्योंकि 10 दिन के बाद फॉर्चुनेटली मेरे तो ऑलमोस्ट सारे नए चैप्टर्स चालू हो रहे थे। बीच में से कुछ चालू नहीं हो रहा था। तो वो मैंने सबसे पहले करंट पे फोकस करा। फिर जैसे-जैसे मेरे को टाइम मिला, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एंड पे ही हुआ था, जो मैं बीमार हुआ था ऑलमोस्ट एंड पे हुआ था, तो एंड तक आते-आते ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आपका। तो आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, क्लासेस कम हो जाती है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है बाकी सिलेबस करने का, जो बच गया है वो करने का। तो उस बचे हुए टाइम में मैं जो टॉपिक्स छूट गए थे अपने टीचर्स की हेल्प से और थोड़ा बहुत खुद से कर के सॉल्व करा और लास्ट तक ख़त्म कर लिया था पूरा बैकलॉग। ओके, 12th जब स्टार्ट हुई तो क्या कुछ चल रहा था दिमाग में? क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम भी है, स्टूडेंट्स को वो भी रहता है कि उसमें भी अच्छा परफॉर्म करना है, नीट भी है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें क्लियर करना है। कैसे बैलेंस किया आपने? देखो, स्टार्टिंग में तो सोचने में तो सबको ही टफ लगता है, मुझे भी टफ लग रहा था कि बोर्ड्स भी है इस साल और ये कैसे है। पर हमारे सर ऐसे गाइड करते हैं, तुम तो बस पढ़े जाओ, तुम चिंता मत करो, एकदम जो होगा सब कुछ सही होगा अगर तुम पढ़ोगे। तो हम बस थ्रू आउट द ईयर पढ़ते गए, फोकस करते गए, और सर वो हमारे यही गाइड करते हैं कि 12th के सिमिलर ही कोर्स आएगा और नीट में जो आएगा वो ही आप पढ़ा रहे, मतलब नीट के सिमिलर ही कोर्स आएगा बोर्ड्स में भी, तो आप वो कर लोगे। 12th का रिजल्ट आ चुका है, क्या है स्कोर अभी आपका? मेरे 97.6% है। नाइस, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। हम्म। ओके, अच्छा रिवीजन की आपकी क्या टेक्निक्स हैं जो बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाए, कि आप कैसे रिवाइज करते थे? अब हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता कि अपन पूरा एक साल सिलेबस पढ़ लें एग्ज़ाम से पहले, पॉसिबल नहीं है। तो कैसे नोट्स बना रखे थे, कैसे प्रिपेयर करते थे एग्ज़ाम से पहले? जैसे फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम जैसे है, फॉर्मूलाज और ये सब, तो उसके अंदर आप बेसिकली वो चीज़ें हाईलाइट कर लेता, मतलब नोट्स बन गए, उन नोट्स में ही हाईलाइट कर लेता था कि ये कंसेप्ट है, मतलब डायरेक्ट ब्रीफ में देखने के लिए ऐसा जाता था। लास्ट तक मतलब आप आते-आते लास्ट तक तो इतने बार रिवीजन कर लोगे कि हर मतलब आप एक चैप्टर में कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, ज़्यादा मैक्स टू मैक्स फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री के इतने टाइम में पूरे रिवाइज़ कर लोगे। ऐसा होता था। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बस रिवीजन से पूरा निर्भर करती है। जितनी बार रिवाइज़ करोगे उतनी बार होगा। मैं आपने कितनी बार पढ़ा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काउंट ही नहीं है, मतलब इतनी बार पढ़ लिया था। पूरा ऐसा था कि मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 घंटे में कर सकता था। 11th 12th कंबाइंड सब कुछ। ओके, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स? और बाकी जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, उसको टाइम लेना पड़ता था, क्योंकि आपको थ्योरी डेटा सब याद करने हैं। तो बायो जैसा ही था, थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता था। बायो में वो चीज़ें मैं ज़्यादा देखता था जो मैं मतलब डेटाज होते हैं जो भूल जाता है बच्चा रेगुलरली, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो भूल जाता है, जिनमें थोड़ा ऐसे हो सकता है लाइनें जो कुछ ओनली मतलब कुछ ऐसे ऐसे लिखा होता है, वो सारी चीज़ें मैं अंडरलाइन करके रखता था। वो चीज़ें मैं जो मतलब टेंडेंसी होती है भूलने की, वो सारी चीज़ें मैं देखता था बायो में। ओके, अच्छा आपको आपकी सिली मिस्टेक्स याद हैं जो मोस्टली आपने करी हो 11th या 12th में? और 11th में क्या डिफरेंट थी सिली मिस्टेक्स और 12th में डिफरेंट हो गई थी? क्योंकि ऑफ कोर्स आपने ध्यान दे दिया होगा कि यार मुझे ये नहीं करना है, मैं इसी में गलती कर रहा हूँ, याद है? हाँ, 11th में सिली मिस्टेक्स होती थी, उनको मैं मतलब आप हर इंटरव्यू में देखा होगा कि सीनियर्स आपको ये गाइड करते हैं कि एक मिस्टेक कॉपी बनाओ, या फिर जो मिस्टेक्स है उनको आप अपने नोट्स में लिख लो, ताकि आप पीरियोडिकली वो देखते रहो और देखे, मतलब आपको याद रहे कि ये वापस एग्जाम में नहीं करना। तो वो मैंने 11th से ही चालू कर दिया था, क्योंकि मैं देख के आया था सारी इंटरव्यूज़। ओके तो ये हेल्प करता है और यही हम उम्मीद करें जो भी टेक्निक्स आप बताओगे वो आपके जूनियर्स को हेल्प करेगी। ओके,
तो ये चीज़ हेल्प करी आपको कि आपने सिली मिस्टेक्स लिखना शुरू किया, नोटिस किया मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। एलन ऐप यूज़ करिए क्या? उसमें भी आई थिंक एक फीचर है। हाँ, इम्प्रूवमेंट बुक। कौन से फीचर्स आपने यूज़ किए हैं? मैंने जब जब मतलब ऑन गोइंग टॉपिक होता था क्लास में, तो एक मास्टर टॉपिक नाम का एलन का फीचर है, वो इस्तेमाल करता था फॉर मतलब ऑन गोइंग क्लासेस होती है, सर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, उसके आके मास्टर टॉपिक से क्वेश्चंस कर लिए। वैसे फिर लास्ट में जब एक बार पूरा सिलेबस हो गया, ख़त्म हो गया, पार्ट्स में सिलेबस आने लग गए, पार्ट टेस्ट होने लग गए, तो जो पार्ट टेस्ट में मैं कस्टम प्रैक्टिस बनाता था, जो चैप्टर्स टेस्ट में आ रहे हैं वो सिलेक्ट करके मैं उनका टेस्ट दे देता था। तो एलन ऐप में कस्टम प्रैक्टिस तो ऐसे मैंने करा था, और फिर बाद में इम्प्रूवमेंट बुक जो सारे पेपर्स में सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करे हैं, मास्टर बुक से जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, कस्टम प्रैक्टिस से जो गलत हुए हैं, जो मेजर्स एलन कराता है उसमें गलत हुए, वो सारे एक मतलब आपको क्लब करके मिल जाते थे इम्प्रूवमेंट बुक में। तो वो पीरियोडिकली मैं हर चैप्टर्स के सॉल्व करता रहता था, जिससे मेरे को आइडिया रहो कि मैंने क्या गलत करा, क्या सही कर सकता था, कैसे। तो इस ऐप ने आपकी काफ़ी हेल्प करी है। हाँ। ओके, अच्छा, नीट का जब एग्ज़ाम था मई में, एक्सपीरियंस कैसा था? वो पेपर का लेवल कैसा था? मतलब मई वाला एग्ज़ाम्स तो ऑब्वियसली सबके रिव्यूज़ आपने सुने होंगे, थोड़ा बहुत आसान ही था। मेरा स्कोर मई वाले नीट में 705 मिल रहा था एज़ पर एनटीएस प्रोविजनल आंसर की। तो मैंने उस टाइम अपने सर से पूछा था कि क्या रैंक एक्सपेक्टेड है बाकियों का रिजल्ट, तो उस टाइम तक मुझे पता चल गया था कि इतना कुछ अच्छा स्कोर मतलब रैंक नहीं आ पाएगी। फिर मैं थोड़ा उदास तो हो गया था, पर जैसे ही मुझे खबर सुनने मिली कि तो रीनीट हो रीनीट रहा के लिए है, आप रेडी थे और खुश भी थे? रेडी तो कोई नहीं था, रेडी तो कोई नहीं हो सकता, मतलब एक्सपेक्ट ऐसे आप खुश हुए थे, ये तो मैं बोलूँगा खुश हुए तो था मैं थोड़ा तो बहुत। आपको लगा चलो एक और मौका है मेरे हाँ। पास बेस्ट करने का। उसका एक्सपीरियंस कैसा था रीनीट का? रीनीट जैसे हुआ थोड़ा बहुत, मेरे को थोड़ा बहुत तो ऐसा लगा कि एक बार स्टार्टिंग में तो फ्लो नहीं बना पढ़ने का, 3-4 दिन बाद हमारे टेस्ट चालू हुए, वैसे वैसे थोड़ा बहुत पढ़ा तो एलन ने वापस से आपको कॉल किया, कनेक्ट किया और वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करी हाँ, थी? एकदम Okay. ऐसे ही कहते सारे, पूरे एक नई टेस्ट सीरीज़ बनाई, वो सॉल्व करी। फिर बाकी लास्ट में जाके जो चीज़ें ऐसा लगा था फर्स्ट नीट में मैं और भी बेटर कर सकता था, वो इस रीनीट में वापस मैंने ट्राई करा कि मैं और अच्छे से करूँ, और ताकि मैं पूरा अपना बेस्ट देखूँ इस बार रीनीट के एग्जामिनेशन में। पर आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आपने अपने स्कोर को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने दिया। अभी भी आप एक बहुत अच्छे स्कोर के साथ हो। अभी क्या कुछ एक्साइटमेंट है कॉलेज को लेकर? क्या कुछ चल रहा है दिमाग में? कॉलेज में तो ऑब्वियसली एक नया ही फेज आ रहा है आपके लाइफ, मतलब आपको नए लोगों से मिलते हो, नए दोस्त बनते हैं, आप नए नए चीज़ें सीखते हो, नई स्किल्स सीखते हो। ऑब्वियसली आप अपना डॉक्टर का ड्रीम तो पूरा ही कर रहे हो वहाँ जाके। फैमिली के पहले डॉक्टर हो आप? ना, मेरी नहीं, आई थिंक बहन आपकी है। हाँ। दीदी एमबीबीएस कर रही है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कृतिक, अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ें आपने इतनी डिटेल से बताया है, सच में पीसीबी के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों को आपने बहुत डिटेल से बताया है। उम्मीद करते हैं जितने भी आपके जूनियर्स हैं, जैसे आपको आपके सीनियर्स की वीडियोज़ ने हेल्प किया है, अभी उनको भी करेगी। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू।